क्या कभी आपने शिकार पर घात लगाकर हमला करते किसी शिकारी जानवर को देखा है, या फिर स्पीलबर्ग की जुरासिक सीरीज के उन खतरनाक डायनासोर्स को जो बैठे बैठे आपके पसीने छुड़ा दें, या विल स्मिथ की दिमाग घुमा देने वाला विशेष डांस, अक्षय कुमार की मूवीज, और लॉकडाउन की छुट्टियों में आपने मद्रासी सिनेमा का जलवा तो देखा ही होगा। ऐसा जलवा जो आपके दिमाग की चक्कर गिन्नी बना दे। क्यों, दिमाग घूमने लगा ना? आप में से कई को ये नजारे देख करके चक्कर भी आने लगे होंगे। ऐसा क्यों होता है? चक्कर आता है, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, घबराहट होने लगती है। तो जनाब, आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा, अपनी आंखें खोलिए। ये सब आपके दिमाग की करामात है, और आज हम इसी दिमाग की करामातों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। गुड इवनिंग, मैं आपका शिक्षक भूपेंद्र सिंह आपके सम्मुख फिर मौजूद हूँ। आप सबका स्वागत करता हूँ वर्चुअल स्टडी ग्रुप्स की इन क्लासेस में, माध्यमिक संवर्ग के अंतर्गत, जिसमें हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं विज्ञान कक्षा 10 का, जिसके अंतर्गत फिलहाल हम लोग बायोलॉजी के टॉपिक्स ले रहे हैं। इस सीरीज में यूनिट 7 में आप लोगों को जो दिया गया है चैप्टर समन्वय एवं नियंत्रण, ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बड़ा है, जिसके हमने इसको 3 भागों में विभाजित किया था। तो आज आपके मध्य प्रस्तुत है इसका द्वितीय भाग। अध्याय 7 समन्वय एवं नियंत्रण, इसका द्वितीय खंड तंत्रिका तंत्र के रूप में। तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम, दिमाग में बिजलियां कौंधा देने वाली, विद्युत आवेग की तरह तीव्र गति से चलने वाली तंत्रिकाएं, जो विभिन्न संदेशों को सैकड़ों किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आपके विभिन्न ज्ञानेंद्रियों से लेकर के मस्तिष्क तक पहुंचाने वाली और मस्तिष्क से उसके अनुरूप क्रिया कराने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं, उन्हें नॉर्मली न्यूरॉन्स कहते हैं। तो आइए स्टडी करते हैं नर्वस सिस्टम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। मैं आपका शिक्षक भूपेंद्र सिंह, SM इंटर कॉलेज अलीगढ़ से। द नर्वस सिस्टम, हम कुछ मेजर चीजें डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो नर्वस सिस्टम में आपने देखा कि नर्वस सिस्टम की जो ज़रूरत है वो इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे जीवधारियों में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, जटिलता बढ़ी, कोशिकाओं की संख्या बढ़ी, उन कोशिकाओं को अपने अपने हिसाब से काम करने के बजाय एक सिस्टम से काम करने की जरूरत महसूस हुई। मायने सिंपल सी बात है, जब किसी बड़े शहर में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस पॉपुलेशन पर कंट्रोल करने के लिए वो पॉपुलेशन एक सिस्टम के अनुरूप काम करे, हमें क्या करना पड़ता है, एक विशेष प्रकार के सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है, जिनको हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम के इस चैप्टर के अंतर्गत। तो बेसिकली हमने इन सिस्टम्स को एनिमल्स में 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला था आपका नर्वस सिस्टम, और पहला था आपका एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स को स्टडी किया, जबकि दूसरा है आपका नर्वस सिस्टम, जिसमें आज हम लोग स्टडी करेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो आप ये बेहतरी से समझ चुके होंगे कि हमें तंत्रिका तंत्र या किसी भी प्रकार के सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी। ओके, वेल, यहाँ तक नर्वस सिस्टम के बारे में सवाल है। तो तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है उसे न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका कोशिका। इसके बारे में कुछ विशेषताएं तो आपको पहले से ही मालूम होगा। जी हाँ, जैसे ये सबसे लंबी जंतु कोशिका है। न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट एनिमल सेल। ओके, चलिए
बेसिकली अभी हम लोग इसको लेकर चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर जब यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम पूछा जाए तो उस समय आप बताएंगे कि तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है उसको न्यूरॉन अथवा तंत्रिका कोशिका कहते हैं। मैं यहाँ इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं न्यूरॉन और नेफ्रॉन को लेकर के। जी हाँ, नेफ्रॉन जो है उसका मतलब आपकी किडनी से है, जबकि न्यूरॉन का मतलब जो है वो आपके नर्वस सिस्टम से है। बेसिकली दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ बनता है वो बनता है इसकी स्ट्रक्चर को लेकर के, संरचना को, कि तंत्रिका कोशिका का एक नामांकित चित्र बनाइएगा। तो मैं आपके सम्मुख एक सिंपल सा डायग्राम प्रस्तुत करता हूँ जिसकी लेबलिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बेसिकली आप जैसा देख पा रहे हैं कि जो नर्वस सिस्टम है इसमें दो मेजर स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, कि एक है स्टार शेप हेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो सितारे के समान हेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग साइटोन कहते हैं। यहाँ नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप समझ लीजिएगा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज साइटोन, CYTON, साइटोन। इस साइटोन में आप देख रहे हैं चारों तरफ छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकली हुई हैं। ये ब्रांचेस जो होती हैं इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स आगे जाकर के और छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है जिसको डेंड्राइटीज कहते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि इस न्यूरॉन साइटोन में से जो न्यूरॉन्स एक्सॉन्स निकल रहे हैं उनमें से एक डेंड्राइट्स काफी लंबा हो गया है। बात दिखाई दे रहा है ना, ये औरों से ज्यादा डेवलप्ड है। इसकी संख्या नॉर्मली एक या ज्यादा भी हो सकती है। फिलहाल डायग्राम में आपने दिखाया है कि एक इसकी ब्रांच काफी लंबी पहुंच गई है, इसको एक्सॉन कहते हैं। ओके, जहां तक प्रश्न है साइटोन के अंदर, तो दो बेसिक चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। एक तो इसके अंदर एक यूकैरियोटिक टाइप ऑफ न्यूक्लियस मिलता है। जी हाँ, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कैन बी सीन इनसाइड द साइटोन। बिसाइड द न्यूक्लियस यू कैन इजीली सी some Nisser's granules, these are the charged particles। इसके अंदर आवेशित छोटे छोटे कण पड़े रहते हैं जिन्हें निशल्स के कण कहते हैं। ओके, देयर आफ्टर आपने जैसे देखा कि नीचे की तरफ इसमें जो जा रहा है इसको एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन में आपने देखा कि ये कवरिंग चढ़ी हुई है, इस कवरिंग की छोटी छोटी सेल्स बन जाती हैं। इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? These cells are called as Schwann cells। यहाँ आपको लेबलिंग में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब ये छोटी छोटी Schwann cells होती हैं। इन Schwann cells के बीच में आप देख रहे हैं छोटे छोटे जोड़ बन जाते हैं जिन्हें रेनवायर के जोड़ कहते हैं या नोड्स ऑफ रेनवायर कहते हैं। इसके ऊपर जो ये झिल्ली पतली सी चढ़ी रहती है, तंत्रिका कोशिका के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है उस झिल्ली को न्यूरिलेमा कहते हैं, तंत्रिका आवरण कहते हैं या तंत्रिका अच्छद कहते हैं। ओके, दूसरा आपने बताया कि मायलिन एक प्रोटीन है। मायलिन प्रोटीन का एक आवरण होता है जो इस एक्सॉन के ऊपर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों ही कंडीशंस हैं। खैर, यहाँ जैसा आपने देखा ये डेंड्राइट्स हैं, इसी तरह के डेंड्राइट्स आपको नीचे भी दिखाई दे रही हैं जिनको हम लोग नर्व एंडिंग्स कह देते हैं या टर्मिनल ब्रांचेस कह देते हैं। इन ब्रांचेस के लास्ट में यहाँ पर छोटी छोटी सी घुंडियाँ होती हैं, नोब्स होती हैं। दीज काइंड ऑफ द नोब्स कैन बी इजीली सीन ऑल्सो एट द लास्ट ऑफ दीज डेंड्राइटीज। यानी इनके वृक्षिकांत के अंत में भी आपको छोटी छोटी घुंडियाँ दिखाई दे सकती हैं। इन्हें आप लोग बटन्स कहते हैं। चलिए, तो ये था न्यूरॉन यानी नर्व सेल की स्ट्रक्चर के बारे में। मैं फिर आपको रिपीट करता हूँ, एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम भी और दूसरा इसकी एक्सप्लेनेशन भी। आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा मेजर क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है सिनेप्स को लेकर के। तो साइनेप्स यानी युग्मानुबंधन क्या बला है ये, इसको जानते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं तंत्रिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। जुड़ती जो हैं वो किस तरह से जुड़ेंगी कि एक जो तंत्रिका है उसके एक्सॉन्स जाकर के दूसरी तंत्रिका के डेंड्राइटीज से जुड़ जाएंगे। ओके,
या ये हो सकता है कि दोनों तरफ से एक्सॉन्स हों, तो मतलब एक तंत्रिका दूसरी तंत्रिका से इन डेंड्राइट से जुड़ जाती है। जुड़ने के स्थान पर छोटी छोटी सी बटन्स होती हैं जो आपस में कनेक्टेड रहती हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये ऊपर वाली तंत्रिका जो है उसकी बटन्स हैं और ये नीचे वाली जो है उसकी नर्व एंडिंग्स हैं। तो इन दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन बनता है, जी हाँ, नर्व एंडिंग्स ऑफ न्यूरॉन एंड टर्मिनल बटन्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। तो यहाँ आप बात करें तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन बना है इसको क्या कहते हैं, सिनेप्स बनते कहते हैं। बेसिकली होता क्या है कि इस सिनेप्स के दौर में इसके अंदर से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। अभी मैं इसका पीछे चलते हैं थोड़ा सा। अगर आप इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर ये चारों तरफ से सेंसेशन ग्रहण की, इन सेंसेशन को, संवेदनाओं को आगे तुरंत तेज गति से आगे पहुँचा दिया। यहाँ आने के बाद फिर अगली जो तंत्रिका है उसमें इनका ट्रांसफ़र कराया जाएगा। तो ये जो ट्रांसफ़र करने वाली जगह होती है जहाँ आवेगों का स्थानांतरण होता है, उन्हीं स्ट्रक्चर्स को सिनेप्स कहते हैं। यस। अब नॉर्मली क्योंकि इनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो यहाँ एक केमिकल रिलीज होता है, यहाँ केमिकल रिलीज होता है जो आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसका नाम न्यूरोट्रांसमीटर है, या इसको हम लोग एसिटाइल कोलाइन भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल है न्यूरोट्रांसमीटर का एसिटाइल कोलाइन। तो आप देख पा रहे हैं इम्पल्स ऊपर से आ रहे हैं और ये एसिटाइल कोलाइन की फॉर्म में क्या होता है, रिलीज होते हैं और दूसरी बटन इनको ये यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद में फिर उसी तेजी से ये चार्ज पार्टिकल्स अर्थात साइटोन्स के द्वारा ले लिए जाते हैं, फिर एक्सॉन में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो सिनेप्स क्या हुआ, आई थिंक आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। ओके, बेसिकली हम लोग लेके चलते हैं तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार। तो नॉर्मल वे में आप दो तरह की तंत्रिकाएं पढ़ते हैं, कुछ बुक्स में आपको 3 भी मिलेगी। दो प्रकार में, एक आप पढ़ते हैं संवेदी तंत्रिका, दूसरी पढ़ते हैं चालक तंत्रिका, तीसरी पढ़ते हैं मिक्स अर्थात मिश्रित प्रकार की तंत्रिका। यानी कि अगर कुल मिलाकर के आपकी जो नर्व्स हैं वो नर्व्स एक ही प्रकार का कार्य कर रही हैं अर्थात संवेदी प्रकार का, तो उसको संवेदी कहेंगे। केवल चालक का काम कर रही है तो उसको चालक अर्थात मोटर कहेंगे। दोनों काम कर रही हैं अर्थात उसके अंदर दोनों तरह की नर्व्स मौजूद है, तो उस कंडीशन में उसको मिक्स या मिश्रित तंत्रिका कहेंगे। अफरेंट को हम लोग संवेदी को हम लोग चालक भी क्या बोलते हैं, अफरेंट भी बोल देते हैं। तो यहाँ आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि संवेदी अंग जो होते हैं मुख्य रूप से आपकी ज्ञानेंद्रियां, तो ज्ञानेंद्रियों से आवेगों को लेकर के जो आपके मस्तिष्क आदि तक जब पहुंचाएगी तो आप मोटे तौर पर कह सकते हैं कि ये कैसी है, संवेदी नेचर की है, सेंसरी नेचर की है। और जब उल्टा होगा, मस्तिष्क से आदेश को लेकर के किसी अंग की मांसपेशियों को जब आदेश पहुंचाया जाएगा तो ये संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं, और चालक जो होती हैं वो आदेश को मस्तिष्क से क्या करती हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचाती हैं। बात समझ है ना। तो अभी जो आप देख पा रहे हैं तो 3 तरह के न्यूरॉन्स हुए यहाँ पर। ओके, चलिए खैर अब आगे आते हैं जो काम की बातें हैं। तंत्रिका तंत्र के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट। तो नॉर्मल वे में आपका जो नर्वस सिस्टम होता है 3 प्रकार का होता है, जिसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS, दूसरा है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसको सही कर लीजिएगा, PNS या परिधीय तंत्रिका तंत्र। देयर आफ्टर थर्ड वन इज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस देम वन बाय वन इन डिटेल। अभी इनको विस्तार से स्टडी करेंगे एक एक करके। तो क्या होता है CNS, इसको आप थोड़ा सा समझ लें। CNS अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इतना तो आप जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र का जो मेन ऑर्गन हमारी बॉडी में है वो क्या है, हमारा मस्तिष्क। ओके, तो जो सेंट्रल ऑर्गन्स हैं नर्वस सिस्टम के वो मिलकर के क्या बनाते हैं, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो इसके अंदर जो मेजर स्ट्रक्चर्स आती हैं, पहली आती है ब्रेन और दूसरी आती है स्पाइनल कॉर्ड। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं CNS। यस, नाउ दिस सेंट्रल मोस्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये 2 स्ट्रक्चर्स मिलकर के क्या बनाती हैं, आगे भूल जाइए, केवल
दोबारा से हम बात कर रहे हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके अंतर्गत ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती हैं, केवल दो। दूसरा होता है आपका दैट इज कॉल्ड एज द पीएनएस। पीएनएस अर्थात पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अर्थात परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधि की ओर, अर्थात सीएनएस से जो नर्व्स निकलती हैं, तंत्रिकाएं निकलती हैं, वो तंत्रिकाएं लेटरल ऑर्गन्स तक जाती हैं, वहां से संदेश लाती अथवा आदेश ले जाती हैं, जो भी करेंगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि सीएनएस से लेटरल साइड्स में निकलने वाली, पार्श्व में निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं, वो मिलकर के क्या बनाती हैं, पीएनएस अर्थात पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे सीएनएस में ब्रेन बना और स्पाइनल कॉर्ड बना, और पीएनएस के केस में क्या हुआ, ब्रेन से तंत्रिकाएं निकल रही हैं, नहीं दिखाई दे रही, और बाकी स्पाइनल कॉर्ड से ये निकलने वाली तंत्रिकाएं हैं। ओके, चलिए, तो मैं बताया आपको पीएनएस के अंदर दो प्रकार की तंत्रिकाएं निकलती हैं। अब यस, अभी आपने बताया था कि सीएनएस में दो चीज थी, एक तो थी ब्रेन और दूसरा था आपकी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड हिंदी में इसको शायद मेरुरज्जु बोलते हैं। ब्रेन से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स अर्थात कपालीय तंत्रिकाएं। यस, इसके बारे में जो जरूरी बिंदु हैं इन्हें आप समझ लीजिएगा, कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं, साथ ही साथ आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं इनके अंदर भी इसको पूछा जाता है। तो क्रेनियल नर्व्स के बारे में ये है, पहली बात तो यही आपने बताया कि ये कहाँ से निकलती हैं, आपके कपाल अर्थात मस्तिष्क से निकलती हैं। ओके, यानी ये जो है क्रेनियल नर्व्स जो हैं, थोड़ी गलत कर दिया है, मस्तिष्क से निकलती हैं। दूसरा मुख्य बिंदु है, इनकी संख्या 12 होती है। तो 12 जोड़ी आप याद रखें, 12 पेयर्स। यस, तो बताया क्रेनियल नर्व्स कहाँ से निकलेंगी, मस्तिष्क से निकलेंगी, और मनुष्य में इनकी संख्या, या आप ऐसा कहिए कि स्तनधारियों में इनकी संख्या 12 जोड़ी होती है। यस, बाकी और जो कैटेगरी है कॉर्डेटा की, उनमें इसकी संख्या कुछ कम होती है। मैक्सिमम 12 जो है वो कहाँ, स्तनधारियों में मिलेगी, अर्थात मनुष्य में भी 12 ही मिलेगी। अब ये जो है मस्तिष्क और मस्तिष्क के आसपास यानी हेड और जितनी भी सेंस ऑर्गन्स हैं उन सबको कंट्रोल करती हैं। बात क्लियर है ना? कंट्रोल करने का मतलब है आदेश, संवेदना को लाना और आदेश को वहां तक पहुंचाना। यस, उसी के द्वारा हम क्या है अपने एनवायरनमेंट का परसेप्शन कर पाते हैं। दूसरी बात है कि इसी में से एक निकलती है जो नीचे टेल पोर्शन तक जाती है, स्पाइनल कॉर्ड के भी अंदर होती हुई, ठीक है ना? तो ये भी क्या है, क्रेनियल नर्व्स का ही एक पार्ट होता है। खैर छोड़िए इन बातों को, आपको ये सब बातें 12th क्लास में स्टडी करनी है। दूसरी मेजर चीज जो आती है वो आती है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स के बारे में मैंने बताया कि ये कहाँ से निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, अर्थात मेरुरज्जु से निकलती हैं। ये भी जो होती हैं स्पाइनल नर्व्स, इनकी संख्याएं 31 जोड़ी होती है, पहली बात। ओके, 31 जोड़ी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और ये जो होती हैं, इसमें थोड़ा गड़बड़ है, आप सही कर लीजिए, ये कहाँ से निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, ठीक है ना? ओके, यस, आगे लेके चलते हैं। ये क्या है, लेटरल ऑर्गन्स जो हैं उन सबको, विसरल ऑर्गन्स जो हैं उनको कंट्रोल करती हैं। आगे मतलब की बात आती है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये स्पेशल टाइप ऑफ द नर्वस सिस्टम है जिसका मतलब आपका रिफ्लेक्स एक्शन से भी कह सकते हैं आप, या आप मेजर आप बात करिए कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो जरूरत पड़ने पर आपकी बॉडी के जो एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल करके लेते हैं। यस, तो यानी कि आत्म या स्वतः नियंत्रित होता है। इसका ना ब्रेन से कोई खास मतलब है और ना ही इसका बहुत ज्यादा विशेष मतलब आपकी स्पाइनल कॉर्ड से है। यस, अब आप ऐसे मान के चलें कि असामान्य परिस्थितियों में यह आपके शरीर को नियंत्रित करती है। असामान्य परिस्थिति मतलब आप खड़े हुए हैं, अचानक से आपको कोई बहुत दुख की बात पता लगी, आप डिप्रेशन में आ गए। मान लीजिएगा आपको पता लगा कि आपका सिलेक्शन किसी अच्छे कंपटीशन के लिए नहीं हो पाया, आपका मन एकदम उदास हो गया। अब उस उदासी की क्षण में, या आपको पता लगा कि आपका बहुत प्यारा पिल्ला था, पपी था, तो वो अचानक से किसी ट्रेन के नीचे आकर के या फिर किसी बस के एक्सीडेंट से मर गया। आप एकदम डिप्रेशन में चले गए, टेंशन में आ गए। यस, या दूसरी तरफ लेकर के चलिए, आपको पता लगा कि आपके दोस्त की किसी ने पिटाई कर दी है। यस, कुछ लड़कों ने आपके दोस्त को
पकड़ लिया है, आप एकदम गुस्से में आ गए। तो ये एबनॉर्मल कंडीशंस हैं हमारे बॉडी की। उस समय हमारी बॉडी किस प्रकार से कंट्रोल करती है अपने आप को, गुस्से से वापस शांति की तरफ कैसे आएगा या डिप्रेशन से वापस नॉर्मल स्टेज में कैसे आएगा, ये सारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। मतलब कहने का ये हुआ, आप जरा महसूस कीजिएगा कि जब अचानक से आपको गुस्सा आता है तो क्या होता है, आपके हार्ट की पंपिंग प्रभावित होती है, ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो जो है वो प्रभावित होता है। अब क्या प्रभावित होगा वो अलग चीज है। जैसे डिप्रेशन की कंडीशन में आपकी हार्ट बीट कम हो जाएगी। जब आप उदास होंगे तो आपके हार्ट की जो हार्ट बीट है, जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ी होगी, 72 टाइम्स पर मिनट का जो स्टैंडर्ड है, उससे घट करके नीचे 70, 78, 70 या फिर नीचे 65 के आसपास कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो यानी कि सामान्य से कम हो जाएगी। ऐसे ही जब हार्ट का बीट कम हो गया तो क्या होगा, आपकी नसों के अंदर जो खून का फ्लो है वो भी कम हो जाएगा, मतलब ब्लड का प्रेशर भी कम हो जाएगा। बस वह है ना। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस आपके साथ बनने लगती हैं। जबकि दूसरी कंडीशन में बता रहा था आपको कि अगर आपको गुस्सा आता है तो उल्टा होगा, हार्ट की बीट बढ़ जाएगी, आपका ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, नसों के अंदर खून तेजी से दौड़ने लगता है, आपको लगता है कि नसें फड़फड़ा रही हैं, होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कंट्रोल होती है किसके द्वारा, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। ओके, तो अगला जो है आपने बताया कि हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को दो कैटेगरी में डिवाइड करके चलते हैं। पहला जिसको आप कहेंगे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और दूसरा जिसको आप लोग कहेंगे परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्र जो हुआ, आप बिल्कुल ऐसे लेके चलिएगा कि हृदय के कुंचन और उद्दीपन को बढ़ाता है, पुतली को फैलाता है। यस, ये भी कुछ हैं कैरेक्टर्स जिनको हम लोग यहाँ अभी डिटेल में नहीं लेकर के चलते हैं। ठीक, आप कभी आपको अचानक गुस्सा आएगा तो कभी गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आप अपने आप को स्टडी करना शुरू कीजिए, खुद को किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। गुस्सा आता ही आपके मुंह के अंदर से क्या है, लार सूख जाती है, मुंह सूखने लगता है। घबराहट की कंडीशन में भी ऐसे ही होता है, सलाइवेशन क्या होता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका मुंह सूख जाता है। ठीक है ना। ओके, अरे क्या मुसीबत है। इसी तरह से आपकी जो प्यूपिल है, आंख का जो प्यूपिल है, पुतली बोलते हैं जिसको, उसमें भी फर्क पड़ता है, फैल जाती है या सिकुड़ जाती है। इसी प्रकार से मैं बताया सलाइवेशन का फर्क पड़ा, यूरिनरी ब्लैडर जो है उस पर फर्क पड़ा। तो आपने देखा भी है कुछ लोगों को फर्क पड़ता है कहाँ पर, ऐसा अचानक कोई बात सुनने पर उन्हें क्या है, तुरंत टॉयलेट की तरफ भागते हैं, क्योंकि उनका बॉडी का अपना कंट्रोल जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। श्वास नली को फैलाता है। आपने देखा है जब आपको गुस्सा आता है तो आपके फेफड़े तेजी से चलने लगते हैं, सांस बहुत गहराई से और ज्यादा आने लगती है। यस, तो उस कंडीशन में क्या होगा, श्वास की नली को फैलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ऑक्सीजन, उतनी ज्यादा वायु उसको फेफड़ों में पहुंचानी पड़ेगी। क्लियर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन सभी परिवर्तन के उल्टा ये चलता है। अभी आप बात कर ले चलते हैं किसके बारे में, मस्तिष्क के बारे में। तो मस्तिष्क अर्थात ब्रेन, इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनको आप समझते चले जाइए। जैसे मस्तिष्क जो है हड्डियों के एक खोल में बंद रहता है। आप देख रहे हैं कंकाल जो है, अरे यार, कंकाल जो है इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं ना, बोन्स का स्केलेटन बना हुआ है। तो ये जो है इसको क्रेनियम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, क्रेनियम, या इसको दूसरा नाम है ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। इस क्रेनियम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इतना जितने के अंदर ये खोपड़ी बंद है, दिखाई दे रहा है आपको, ब्रेन बंद करने वाला जो खोपड़ी है, इसके अंदर कुल मिलाकर के 8 बोन्स होती हैं। पूछा जाता है आपसे कि आपका मस्तिष्क आवरण जो है, ब्रेन बॉक्स जो है, वो कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है, 8 हड्डियों से मिलकर के बना होता है। अच्छा, इसके अलावा इसके चारों तरफ क्या है, पतली पतली झिल्लियां होती हैं, यानी ब्रेन बॉक्स और ब्रेन के बीच में 3 झिल्लियां होती हैं। इन्हें मेनिंजेस कहते हैं या मस्तिष्क झिल्लियां कहते हैं। इन झिल्लियों के अंदर आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है, CSF भरा रहता है। ये CSF बिल्कुल उस तरह से है जो लुब्रिकेंट का काम करेगा, यानी कि मस्तिष्क को सूखने नहीं देगा। ठीक है। और जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर शॉक एब्जॉर्वर का भी काम करेगा। शॉक एब्जॉर्वर, आप बहुत समझदार हैं, बहुत सोच समझ कर चलते हैं, लेकिन बाकी स्तनधारियों के बारे में क्या, बाकी एनिमल्स के बारे में क्या,
आपने देखा है कि पीछे फर्स्ट आपकी जो स्लाइड थी उसमें देखा कि शेर किस प्रकार से छलांग लगाता है शिकार के ऊपर, बिल्ली किस प्रकार से छत से कूदती है चूहे के ऊपर। तो इन सब कंडीशंस में क्या होता है, यानी ब्रेन को इंजरी होने के चांस रहते हैं। तो इस इंजरी से कौन बचाएगा, ये CSF बचाता है। तो दो मोटी मोटी बातें याद रखें, एक तो मस्तिष्क को चिकना बनाए रखता है, लुब्रिकेंट बनाए रखता है, ठीक। दूसरा बात जो है वो झटकों से बचाता है, पूछा जाता है आपसे। तीसरा, इस मस्तिष्क में आप देख रहे हैं छोटी छोटी सी सलवटें होती हैं, कहीं ज्यादा गहरी हैं, कहीं पर कम गहरी हैं। इनको हम लोग गायरी एंड सल्कस कहते हैं, जो आप लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो ये था मस्तिष्क के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। बाकी इसका वेट वगैरह क्या होता है उसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। एक चीज तो यहाँ पर और देख पा रहे होंगे आप कि मस्तिष्क वास्तव में दो अलग अलग पार्ट्स को जोड़ करके बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए, अभी मस्तिष्क को अगर हम लोग बेसिकली बात करें, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह समझ लीजिए। तो नॉर्मल वे में मस्तिष्क को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, मिड मस्तिष्क यानी कि मध्य ब्रेन, और हैंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क। इसमें से मिड ब्रेन जो है इसका कोई खास वो नहीं है, क्योंकि ये अंदर की तरफ छिपा रहता है। पूरे मस्तिष्क में जो दिखाई देगा वो केवल फोर ब्रेन और थोड़ा सा हैंड ब्रेन दिखाई देता है। अब अग्र मस्तिष्क जो है इसको फिर से हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सेरिब्रम, सेरिब्रम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मस्तिष्क का सारा दिखाई देने वाला स्ट्रक्चर में से 75% से ज्यादा हिस्सा जो होता है वो किसका होता है, सेरिब्रम का होता है। अखरोट की तरह आपने देखा हुआ स्ट्रक्चर जो होती है ऊपर, वो क्या होता है, सेरिब्रम की होती है। उसके बाद में थैलेमस है, थैलेमस का नाम आप सुन चुके हैं, और हाइपोथैलेमस, थैलेमस से नीचे वाला हिस्सा है जहां पर आपकी पीयूष ग्रंथि स्थित थी। यस। दूसरी तरफ बात करते हैं, आपका जो हैंड ब्रेन है, पश्च मस्तिष्क है, इसमें मेन चीज है सेरिबेलम। ये दोनों नाम एक जैसे लग रहे हैं, इसको सेरिब्रम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सेरिबेलम कहते हैं। तो सेरिबेलम है, और उसके नीचे की तरफ छोटा सा कनेक्शन होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉन्स कहते हैं। उसके बाद में मेडुला ऑब्लोंगेटा होती है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद में सीधा क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। यस। अभी इसको हम दूसरे डायग्राम के थ्रू अच्छी तरह समझ पाएंगे। सो ओके, क्या हुआ, यस। तो जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जितना भी आपको ये रेड, ऑरेंज और ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं, यहां तक ये सारी स्ट्रक्चर्स जो हैं 1 2 3 4, ये जो 4 स्ट्रक्चर्स हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर ऑफ सेरिब्रम। ये सारा भाग किसका है, सेरिब्रम का है। ये छोटा सा नीचे जो दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज ऑफ रेड कलर, इट इज द सेरिबेलम। ओके, सेरिबेलम यानी कि ये अग्र मस्तिष्क में आपको केवल सेरिब्रम दिखाई देगा, बाकी सारा हिस्सा इसके अंदर की तरफ होता है। बाकी पश्च मस्तिष्क में आपको यहाँ सेरिबेलम दिखाई दे रहा है, ये ब्रेन स्टेम यानी पॉन्स है, और नीचे की तरफ क्या है आपका, मेडुला है। मेडुला के बाद में क्या है, पूरा स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो ये रहा मस्तिष्क के भागों के बारे में। अभी यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे मस्तिष्क है, अब आप थोड़ा सा अंदाजा तो लगा ही पा रहे होंगे कि ये आपकी आई साइड का हिस्सा है, जिधर आपकी चेहरा होता है, ठीक है ना। ये आपके पीछे, सर के पीछे वाला हिस्सा है। नाम से पता लग रहा है, फ्रंटल माने फ्रंट, सामने की तरफ जो होता है, तो ये माथे वाला हिस्सा है। तो अब यहां पर बार बार आप देख रहे हैं कि हमने इस सेरिब्रम को 4 भागों में बांटने की कोशिश की है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल में। इसको आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, फ्रंटल मतलब जो आपके माथे का और आधे दिमाग तक जो जाएगा, आधी खोपड़ी तक ऊपर। उसके बाद में पैराइटल है, पीछे की तरफ जब हाथ मारते हैं, जिधर वो नाना पाटेकर बोलता है कि इधर छोटा सा दिमाग होता है, हाँ, तो इसको आप मान लीजिए ऑक्सीपिटल है। और ये आपके कान के साइड का जो हिस्से हैं, इनको आप मान लीजिए टेम्पोरल है। तो ये इसलिए क्योंकि ब्रेन का मुख्य भाग जो होता है वो सेरिब्रम होता है। अच्छा, एक बार समझ लें, सेरिब्रम पार्ट, ये जो पार्ट है, ये जिस एनिमल में जितना ज्यादा डेवलप होगा, उसकी मेंटल एबिलिटीज उतनी ही ज्यादा होंगी, वो उतना ही ज्यादा मानसिक रूप से अच्छा सोच समझ वाला जानवर होगा। यस। तो इंसान में आप देख पा रहे हैं कि सारा कॉइल्ड हो गया है, हाइपर कॉइल्ड हो गया है, और ये हिस्सा बहुत ज्यादा डेवलप है। बात समझ है ना।
ये पूरा हिस्सा मेंटल एबिलिटीज को शो करता है। आपकी मानसिक योग्यताएं क्या हो सकती हैं वो निर्धारित होती हैं इस सेरिब्रम के द्वारा। ओके, चलिए ज्यादा लंबी न बात करते हुए हम अब फटाफट देखते हैं मस्तिष्क के भाग हो गए आपको। तो आपने मोटे तौर पर यहाँ पर जो बात की 6 भागों के बारे में बात की, जिसमें से 4 भाग आपके जो थे वो किसके थे, सेरिब्रम के थे, और बाकी के जो थे वो हाइंड ब्रेन के पार्ट थे। ओके, सेरिब्रम में फ्रंटल, पैरेटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल भाग में बांटा, जबकि हाइंड ब्रेन को आपने नीचे की तरफ सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम में बांटा। यस, चलिए अभी जहां तक अच्छा कुछ मोटी मोटी बातें थी। मस्तिष्क का, दिमाग का वजन जो लेके चले तो 3 पाउंड के बराबर होता है। तो 3 पाउंड एक वयस्क व्यक्ति में होता है। महिलाओं में थोड़ा सा इसका मात्रा कहना चाहिए ना कि वजन कम होता है हल्का सा, ठीक है, लेकिन वैसे एबिलिटी में कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, कहीं घर जाकर के आप लड़ाई करने लगो कि हमारा दिमाग तुमसे ज्यादा है, ऐसा नहीं होता कुछ भी। ठीक है, 3 पाउंड का अंदाजा आप लगा पा रहे हैं, तो लगभग 450 ग्राम का 1 पाउंड होता है। तो आप 450 यानी 450 ग्राम को मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, तो जितना भी हो गया उतना ही जाकर के क्या है आपके ब्रेन का ग्राम में वेट निकल आएगा। मैं बताया आपको कि मस्तिष्क में पानी, तरलता बहुत जरूरी थी। तो तरलता यानी कि मोस्टली पार्ट जो होता है वो क्या होता है, 75% वाटर ही होता है इसके अंदर। बाकी की 20% जो है इसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत जरूरी होता है इसके फ्लो के अंदर। यानी कि आप इसको समझ लें दोबारा से कि 20% ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है। मतलब ये है कि फेफड़ों से जो ब्लड हमारा है, मतलब ब्लड प्योर होकर के जा रहा है, तो ब्लड का जब डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू होता है तो शुद्ध रुधिर जो हुआ उसका 20% हिस्सा, 1/5 हिस्सा कहाँ, केवल मस्तिष्क के लिए होता है। इससे आप अंदाजा लगा पा रहे हैं कि इतनी बड़ी बॉडी को मिलाकर के 80% और बाकी अकेले दिमाग को 20%। क्यों? क्योंकि वहां पर कहना चाहिए ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बहुत जरूरी है। इसीलिए क्या होता है, जब भी आपको लगता है कि ऑक्सीजन का लेवल कम है, कमरे में धुआं भर गया या कोई जहरीली गैस भर गई, सबसे पहले व्यक्ति बेहोश हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मस्तिष्क को ऑक्सीजन की सप्लाई रिड्यूस होने लगती है, कम होने लगती है, और कम सप्लाई होते ही मस्तिष्क जो है धीरे धीरे कुछ हिस्से उसका काम करना बंद कर देते हैं टेम्परेरीली। यस, अगर वो स्थिति लगातार बनी रहेगी तो क्या होगा, स्थायी रूप से खराब हो जाएगा। चलिए, एंड इट कंटेन बिलियंस ऑफ न्यूरॉन। तो बिलियन आप समझ पा रहे हैं ना, 1000 into 1000 into 1000। यस, चलिए, तो कहने का मतलब जो है 100 बिलियन से भी ज्यादा, 100 अरब से भी ज्यादा क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं इसके अंदर। तो आप लगा पा रहे हैं कि इतना सा जो दिमाग आपको दिखाई दे रहा है उसके अंदर कितनी सारी तंत्रिकाएं मिलकर के उसका फॉर्मेशन की हैं। खैर छोड़िए इन बातों को, मतलब की बात पर आते हैं। तो बेसिकली आपने जैसे मस्तिष्क को बांटा था, कुछ बुक्स में आप देख सकते हैं कि इसको 4 भागों में बांटा हुआ दिखाई देते हैं। कारण ये है कि कोई 4 भाग ही बाहर से विजिबल होते हैं। ठीक है, चलिए वापस आते हैं लौट करके। मोटी चीज जो है वो है कि ब्रेन के फंक्शन। अभी ये इमेज थोड़ा सा डल है, अदरवाइज आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि अभी आपने जो देखे थे, यस, ब्रेन के पार्ट जो देखे थे, इन पार्ट्स को दिमाग में सेट करके रखें। इधर फ्रंटल है, उधर पैराइटल है, पीछे ऑक्सीपिटल है, और साइड में टेम्पोरल है, पीछे सेरिबेलम है और नीचे ब्रेन स्टेम है। अब उसी तरह से इसमें लेके चलें तो यानी कि मैं आपको बताया था कि सेरिब्रम का जो फ्रंटल पार्ट होता है ये आपके व्यवहार को, आपकी इंटेलिजेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ह्यूमन को बोलते हैं होमो सैपियंस, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। क्यों? मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल। क्यों? क्योंकि उसका ये सेरिब्रम पार्ट बहुत डेवलप है, फ्रंटल लोब बहुत ज्यादा डेवलप है। यस, आगे मेमोरी है, मूवमेंट है, ये सब कुछ यहीं पर है। यानी कि आपका व्यवहार कैसा होगा, आपकी बुद्धि कैसी होगी, आपकी सोच यानी याददाश्त कैसी होगी, और आपके चलने फिरने का जो भी कंट्रोल है, ये सारा का सारा फ्रंटल लोब से संबंधित होता है। इसके अलावा बात करते हैं पैराइटल लोब से। तो पैराइटल लोब के अंदर भी क्या है, कुछ भाग इंटेलिजेंस का, दूसरा लैंग्वेज का, तीसरा भाषा। यस, तो भाषा, रीडिंग, सेंसेशन। अब मैं इसको कुछ इस तरीके से डिवाइड करूंगा कि टेम्पोरल और पैराइटल भाग जो है ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को डिनोट करता है। मतलब
भाषा की समझ एनिमल्स में और में नहीं होती। यस, रीडिंग एबिलिटी और एनिमल्स में नहीं होती। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सेरिब्रम का पार्ट क्या क्या कार्य करता है। तो ये मैंने बताया आपको फ्रंटल के बारे में कि फ्रंटल किस प्रकार का कार्य करेगा। टेम्पोरल आपको बताया कान के आसपास होता है, तो आप मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि पहला इसका जो मतलब है वो किससे है, सुनने से भी है। इसके अलावा मेमोरी से, तो पूरे सेरिब्रम का पार्ट से रिलेटेड है। बाकी विजन और स्पीच से भी इसका कोई खास मतलब होता है। यस, आगे बात करते हैं ब्रेन स्टेम अर्थात मेडुला ऑब्लोंगेटा पर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मेडुला या ब्रेन पूरा नाम मेडुला ऑब्लोंगेटा है। तो वहां पर आपके सेंसेशन पॉइंट्स होते हैं, श्वसन केंद्र होता है, आपको निगलने का केंद्र होता है, ब्लड प्रेशर का केंद्र होता है, आपके कॉन्शियसनेस अर्थात होशो हवास का केंद्र रहता है, और आपकी हृदय की धड़कन को भी कंट्रोल करने वाला जो सेंटर है वो कहाँ होता है, ब्रेन स्टेम अर्थात मेडुला ऑब्लोंगेटा पर स्थित होता है। आगे लेके चलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम भाग जो है, इस सेरिबेलम भाग पर मुख्य रूप से है बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बिठाने का जो जिम्मा है। अब यहां समझ लीजिएगा बैलेंस, और आपने नॉर्मल वे में मूवीज में देखा है, कभी करके मत देखना। मूवीज में देखा है कि हीरो खड़ा हुआ है, पीछे से किसी ने छोटा सा डंडा मारा सर के पीछे और तुरंत चक्कर खा के गिर पड़ा। बात समझ ना, बेहोश होगा बात की बात है, लेकिन गिर जरूर पड़ेगा, क्योंकि यहां से ही बॉडी का बैलेंसिंग पॉइंट होता है। यस, तो तुरंत अपना नियंत्रण खो देगा। ओके, उसके जो सेंसेस हैं यानी कि इंद्रियां हैं वो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाएंगे। अच्छा, चलिए आगे लेके चलते हैं। जो ऑक्सीपिटल लोब थी, ऑक्सीपिटल लोब के नीचे ही विजन लोब भी होता है। यस, तो मुख्य रूप से ये तीन काम आप इसको अलग ना मान करके इसी के अंदर इंक्लूड कर लें कि सेरिबेलम के तीन पार्ट हैं। एक तो है विजन का काम, दूसरा है बैलेंसिंग का काम, और तीसरा जो है वो किसका है, कोऑर्डिनेशन का काम। इसीलिए आपने देखा है कि नॉर्मल वे में आपके साथ कभी ना हुआ हो, अच्छा है। मूवीज में आपने देखा होगा, जैसा पिक्चराइजेशन दिखाते हैं कि चोट लगते ही वो उसको तारे दिखाई देने शुरू हो गए, तारे दिखाई दिए यानी कि उसकी विजन डिस्टर्ब होने लगी, और साथ ही साथ वो चक्कर खा करके नीचे गिर पड़ा। तो सेरिबेलम से तीन पार्ट कंट्रोल होते हैं, विजन है, बैलेंसिंग है, और बाकी ऑर्गन्स के बीच का कोऑर्डिनेशन है। ठीक है ना। तो इस तरह से मोटी मोटी बातें ब्रेन के फंक्शन को लेकर के हमने यहाँ पर डिस्कस की। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में ये सब चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ। खैर, ये सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ कि मस्तिष्क कहाँ होता है, क्या होता है, किस प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, किस प्रकार से वर्किंग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके साथ में, प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ इसको बिल्कुल आप समझ लिए ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की तरह से। होता क्या है कि कुछ, अब इसको मैं जो शब्द बोलूंगा आप उन पर ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो पलक झपकते ही हो जाते हैं। यस, इतनी तेजी से होते हैं कि मस्तिष्क तक उसको संदेश को ले जाने की और मस्तिष्क से आदेश को लाने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये परिवर्तन सारे के सारे स्पाइनल कॉर्ड से रेगुलेट होते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि कहीं से भी सेंसेशन को स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना बहुत जल्दी है, और स्पाइनल कॉर्ड से मस्तिष्क तक पहुंचाने में कुछ मिली सेकेंड का समय लगेगा। दोबारा समझ लीजिए, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो पलक झपकते ही हो जाते हैं, क्योंकि ये परिवर्तन स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित होते हैं, ना कि मस्तिष्क के द्वारा। ओके, ये आप ऐसा मान लीजिएगा कि टेम्पोररी चेंजेस जो होते हैं, जो क्षणिक डिसीजन है, ये क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड ले लेती है। बहुत डीप डिसीजन होता है, उसी के लिए मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाया जाता है। जैसे कि आप बिल्कुल ऐसा मान लीजिएगा कि छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर आती है क्लास की, तो आपके जो टीचर्स हैं वो अपने आप सॉल्व कर लेते हैं। बड़ी समस्या होती है तो उसको प्रिंसिपल या डायरेक्टर के पास भेजा जाता है। ओके, चलिए, अब ये रेगुलेट कैसे होता है, तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है इस डायग्राम को समझना जो बीच में बना हुआ है। ये स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम है, जिसमें आप देख रहे हैं दो कलर के मैटर हैं, बाहर ग्रे मैटर है, बीच में आप देख रहे हैं दो तरह का। अगले डायग्राम में शायद आप इसको क्लियर समझ पाएंगे। व्हाट हैपेंस टू यू, जस्ट अ मिनट। यस, if you are able to see the impulses here, तो किस तरह से
इम्पल्स आ रही हैं और मैसेज को लेकर के जा रही हैं। यहाँ आपने देखा कि यहाँ पर त्वचा की कोशिकाओं के द्वारा कुछ इम्पल्स, यस लुक हियर, दोबारा से लेकर चलते हैं इसको पूरे को, यस। तो यहाँ से आपने देखा ये इम्पल्स जा रही है, अब इसके अपना यहाँ से मैटर में पहुंची, ग्रे मैटर से यहाँ नीचे पहुंच गई है व्हाइट मैटर में, व्हाइट मैटर से फिर आगे रेस्पॉन्स को लेकर के आ रही है। तो अब जब ये रेस्पॉन्स ला रही है तो इसको क्या बोल देते हैं, मोटर बोल देते हैं। रेस्पॉन्स जाएगा मांसपेशियों के पास और मांसपेशियां तुरंत एक्शन लेंगी, सिकुड़ेंगी या फैलेंगी, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, उसका रेस्पॉन्स आपको दिखाई दे रहा है। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया का क्या है, चाप है, आर्क है। तो अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द रिफ्लेक्स आर्क, तो आप ये पूरा डायग्राम बना देंगे यहाँ तक का, ठीक है ना। क्या होती है प्रतिवर्ती क्रिया, तो आप उसको डिफाइन कर देंगे। लेबलिंग में यहाँ समझ लीजिएगा, जो संदेश लेकर के जा रही थी ऑब्वियसली ये सेंसरी नर्व होगी, और जो आदेश लेकर के आ रही थी ये क्या होगी, हमेशा मोटर नर्व होगी, ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन आप बता देते हैं, ये क्या है, इसकी वेंट्रल फिशर है, ये बाहर ग्रे मैटर है, व्हाइट मैटर है, और किस प्रकार से यहाँ पर मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने जो महत्वपूर्ण चीजें थी नर्वस सिस्टम को लेकर के वो हमने जानी। बाकी एनसीईआरटी की बेस पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसके यूट्यूब लिंक के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अदरवाइज आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, प्रॉब्लम को कर लीजिएगा, ओके। साथ ही साथ कुछ अदर बुक से भी इन प्रॉब्लम्स को आप देखते रहिएगा। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी